हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, जरा कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। आप लोगों को मालूम ही है, मिक्स्ड क्वेश्चन चला रखे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस को देखते हुए कांस्टेबल के एग्जाम तो खत्म होने वाले हैं, मिनिस्ट्रियल चल रहे हैं शायद, या चलने वाले हों। और उसके बाद चलेंगे AWTPO, उसके बाद SI। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस को देखते हुए, हालांकि SI वाले भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई GK GS का कोई छोर, भाई छोर तो है नहीं, कहीं से कहाँ पूछ ले पता नहीं। तो इसलिए वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं जो UPSI के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो स्पेशल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है। अगर किसी परिपथ के माध्यम में दोस्तों विभवांतर और धारा को दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है। अगर विभवांतर और धारा को हम दोगुना भी कर देंगे तभी भी परिपथ का जो प्रतिरोध रहेगा दोस्तों, वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। इसमें कुछ विभवांतर के बारे में मैंने लिख रखा है। एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोगुने बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। समझे ना। एकांक धनात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और विभवांतर कैसी राशि है, एक अदिश राशि है दोस्तों। ध्यान रखेंगे इस चीज का जरूर कि विभवांतर एक अदिश राशि है। ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु शर्त यह है कि प्रतिरोध का ताप समान रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहना चाहिए, उसका प्रतिरोध का ताप समान रहना चाहिए। ठीक है, और मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है, V बराबर IR। V वोल्ट, I क्या होता है दोस्तों, I आपको पता है करंट है नी, और R क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो V बराबर IR। तो किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु शर्त यह है कि प्रतिरोध का ताप समान होना चाहिए। ओम का नियम कहता है। पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। अगर हम पानी के साथ में अम्ल को मिला दें जिसके परिमाण स्वरूप आयनों की प्रति इकाई आयतन सांद्रता में कमी आ जाती है। अगर पानी के साथ हम अम्ल मिला देते हैं तो दोस्तों क्या होता है, उसके आयनों की प्रति इकाई आयतन में, जो उसके आयन होते हैं प्रति इकाई आयतन में सांद्रता में कमी आ जाती है दोस्तों। तो उसे कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं दोस्तों, तनुकरण कहते हैं। जब एक दंड चुंबक को स्थिर चुंबक क्षेत्र के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जब एक दंड चुंबक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबक के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। कहां तक, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक सदिश, क्योंकि उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, यदि एक द्रव कांच को गीला नहीं करता है तब इसका संपर्क कोण डैश होता है, तो अधिक कोण होता है। ध्यान रखना, अगर कोई द्रव किसी कांच को गीला नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उसका संपर्क कोण कैसा होगा, उसका संपर्क कोण अधिक कोण होगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, ये आप लोगों को पता होगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि तरंग का को क्या चीज जो ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है दोस्तों, ध्यान रखना, आयाम, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होता है, आयाम जो होता है, ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। और ध्वनि की तीव्रता को तो आवृत्ति करती है नी दोस्तों। ठीक है, या उसकी जो हार्डनेस होती है नी, भिनभिनाहट जो होती है, जैसे मैंने आपको मच्छर का उदाहरण दिया था। तो आवृत्ति क्या करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर उसकी ध्वनि की हार्डनेस बढ़ जाती है। तो श्रोता को कोई ध्वनि कितनी तेज या धीमी लगती है, ये क्या होती है, प्रबलता। प्रबलता किसे कहते हैं कि किसी कोई श्रोता है, जैसे कोई सुन रहा है, मुझे ध्वनि आ रही है, तो मुझे कितनी तेज या कितनी कम ध्वनि आ रही है, तो वो किस पर डिपेंड करती है, आयाम पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक वस्तु के तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। वस्तु को तरल से गैस बनाने, तरल से क्या बनाने दोस्तों, गैस। पानी गर्म किया, पानी से क्या बना दी, वाष्प बना दी। तो अवस्था में परिवर्तन को रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण कहते हैं, है नी, वाष्प बन जाता है, वाष्पीकरण। द्रवीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, अगर कोई ठोस या गैस को
या तो दोस्तों ठोस को या गैस को अगर हम तरल में बदलने की प्रक्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं द्रवीकरण। ठोसीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? एक तरल को ठोस के रूप में रूपांतरित की प्रक्रिया है दोस्तों। मतलब ठोस को क्या है, ठोसीकरण क्या है दोस्तों? एक तरल, कोई भी तरल चीज है उसको ठोस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं ठोसीकरण, जैसे कि पानी से बर्फ को बनाना, है नहीं। एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में विखंडन दर को एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए हम उपयोग करते हैं दोस्तों, ये नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। बोरोन या कैडमियम, भाई बोरोन या कैडमियम से बने नियंत्रक छड़ का उपयोग करके नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जाता है। पूछ लेता है दोस्तों कि नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, बोरोन या कैडमियम। तो बोरोन या कैडमियम की बनी होती है नियंत्रक छड़। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उपसर्ग नैनो कहां से आता है? उपसर्ग नैनो तो ग्रीक शब्द जिसका अर्थ बोना है। तो नैनो का शब्द अर्थ क्या है? बोना। नैनो मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, नैनो पार्टिकल कहते हैं ना, तो नैनो का मतलब क्या है? बोना। ध्यान रखेंगे और इसको एन से डिनोट करते हैं। जब एक घोड़ा किसी समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है, अगर कोई घोड़ा है किसी समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है, तब किया गया काम क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक कार्य का अर्थ होता है कि बल विस्थापन के समांतर होता है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, बल जब विस्थापन के समांतर होगा, बल जब फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के समांतर होगा, पैरेलल होगा, तो दोस्तों क्या होगा? तो वो होता है धनात्मक कार्य। आगे देखते हैं। ऋणात्मक कार्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक कार्य का अर्थ होता है कि बल विस्थापन के विपरीत है। तो फोर्स जो लग रहा है दोस्तों विस्थापन के विपरीत लग रहा है। कोई चीज जा इधर रही है और मैं उधर से फोर्स करूं, रोकूं उसको, तो होता है ऋणात्मक कार्य। ध्यान रखेंगे। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। दोस्तों देखो, तीनों न्यूटन के नियम मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं और कितनी बार समझाए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है न्यूटन के नियम से। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच, समझेंगे, दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। दो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो दो वस्तुएं हैं और वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे पर प्रभाव डाल रही हैं, उनके बीच जो बलों का जो संबंध है उसको उसका वर्णन करता है, ठीक है। कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण का कारण बनता है? भाई पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखेंगे, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं किसको? हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण का कारण बनता है? हाइड्रोजन गैस। और सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस उत्पादन करने वाला कौन कौन सा देश बन रहा है दोस्तों? चीन। ये ध्यान रखेंगे, चीन हाइड्रोजन गैस उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का जलीय विलयन देता है? तो 7 से कम पीएच किसका देता है? हालांकि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने आपको दिया है डायरेक्ट आंसर ही। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं दोस्तों? तो 118 118 तत्व दिए गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ये बात भी ध्यान रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। तो ध्यान रखें कितने वर्ग हैं दोस्तों? 18 वर्ग, और आवर्त कितने हैं दोस्तों? 7 आवर्त हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है। वजन कितना है? मास कितना है उसका? एम की वैल्यू क्या है? 160 ग्राम्स। और स्पीड क्या है दोस्तों? 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है। तो कितनी गतिज ऊर्जा होती है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, मैंने आपको बताया, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा के अंतिम वेग का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा के, तो कितना है? 160। तो 160 हो गया, ये हो गया 160 ग्राम, और 22 का स्क्वायर, और 1000 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि जूल बनाना है इसको। क्या बनाना है दोस्तों? जूल। जूल बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, काट कूट का आप देखेंगे 38.72 जूल। अगर किसी को फॉर्मूला याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², तो क्वेश्चन कर ले जाएगा, नहीं तो भैया देखते रहो, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा क्रमशः सरल लिपिड और यौगिक लिपिड का उदाहरण है? तो सरल लिपिड और यौगिक लिपिड का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? तो आप देखेंगे ट्राइग्लिसराइड। क्या है दोस्तों? ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड। तो ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड,
ट्राइग्लिसराइड और फोस्फोलिपिड जो है दोस्तों, वो सरल लिपिड कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड, और यौगिक लिपिड कौन सा है, फोस्फोलिपिड। ये बात ध्यान रखेंगे। डैश एक तकनीक है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को वायलेंस सिग्नल के माध्यम से संचार करने की अनुमति देती है। तो कौन सा दोस्तों, वाईफाई। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी इकाई जीबीपीएस का पूरा नाम, आप कहते हैं ना जीबीपीएस, स्पीड कितनी आ रही है भैया, जीबीपीएस में देखते हैं। इकाई जीबीपीएस का पूरा नाम क्या है, जिसका उपयोग इन दिनों नेटवर्क लिंक की, ठीक है, नेटवर्क ये लिंक होगा दोस्तों, नहीं, नेटवर्क लिंक की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो गीगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड, जीबीपीएस, गीगाबाइट पर सेकंड, ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सूत्र से पहले किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले, एक्सेल में सूत्र से पहले, है नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सूत्र से पहले किस प्रतीक का, तो इक्वल, बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे कि कंट्रोल प्लस ओ, अगर आपको कंट्रोल प्लस ओ आप प्रेस करते हैं तो आप मौजूदा वर्कबुक खोलने के लिए, तो मौजूदा वर्कबुक खोलने के लिए क्या दोस्तों, कंट्रोल प्लस ओ। F12 का अगर यूज करते हैं तो सेव एज, डायलॉग बॉक्स जो सेव एज करते हैं ना, सेव करने के लिए सेव एज, तो सेव एज के लिए F12 का यूज करेंगे दोस्तों, सेव एज के लिए F12, सेव एज के लिए F12, ठीक है। F4 लास्ट कमांड या कार्य को दोहराने के लिए, लास्ट कमांड या कार्य को दोहराने के लिए, तो लास्ट कमांड के लिए क्या करते हैं, F4, या कार्य को दोहराने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, F4 की का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F11, तो शिफ्ट के साथ अगर आप F11 प्रेस करते हैं तो नई वर्कशीट बनने के लिए तैयार हो जाती है, नई वर्कशीट बनने के लिए तैयार, शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11 दोस्तों क्या, नई वर्कशीट बनने के लिए तैयार। कंट्रोल प्लस F2, अगर आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू स्विच करने के लिए, जैसे कि प्रिंट करने से पहले उसको दिखाने के लिए कि भाई ये फॉर्मेट में तुम्हारा प्रिंट आ रहा है, तो F कंट्रोल के साथ में F2, तो क्या है दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू। ये बहुत पूछा जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या दबाते हैं दोस्तों, F7, F7 की का यूज करते हैं दोस्तों, क्या, स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगर आगे बात करते हैं F9, तो F9 सभी खुले वर्कबुक में सभी वर्कशीट की गणना, जितने भी वर्कबुक खुले हुए हैं उनकी वर्कशीट की जो गणना करते हैं दोस्तों, उसमें करते हैं F9 की से, यानी शिफ्ट प्लस F9, अगर हम शिफ्ट के साथ में F9 प्रेस करते हैं तो सक्रिय वर्कशीट की गणना, जो सक्रिय, जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो चलित हैं, जो चल रही हैं, तो उनकी गणना करने के लिए शिफ्ट प्लस F9, और सभी के लिए डायरेक्ट F9, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर F1 दबाते हैं तो रिबन को दिखाना या छिपाना, ऊपर रिबन होता है ना, कंप्यूटर के ऊपर वाली स्क्रीन पे क्या होता है, रिबन, जहां पे इंसर्ट है, नहीं, होम टैब, ये जितने भी आइकन्स वगैरह खुलते हैं उसे कहते हैं रिबन। तो कंट्रोल प्लस F1 रिबन को दिखाने या छिपाने के लिए। स्क्रॉल लॉक की है, तो स्क्रॉल लॉक क्या है दोस्तों, एक टॉगल की है। स्क्रॉल लॉक कैसी की है दोस्तों, एक टॉगल की है। MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो अगर MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट आपको बनानी है, क्या बनानी है दोस्तों, MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट अगर आपको बनानी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल है, ठीक है। कंट्रोल के साथ में इक्वल दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट बनाने की सब स्क्रिप्ट बन जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर की पहली भाषा थी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमें आते हैं लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है इसका आंसर, तो ध्यान रखेंगे। जो दोस्तों कंप्यूटर की पहली भाषा थी तो फोटोन, फोट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है, फोट्रॉन, फोट्रॉन, तो फोट्रॉन कहते हैं, फोट्रॉन, 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 तो कंप्यूटर की पहली भाषा फोट्रॉन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण, तो एक दोस्तों शोभना नारायण है, उनको पद्मश्री मिला है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, तो जो शोभना नारायण है वो भैया कथक से संबंधित है, किससे संबंधित है, कथक से। और दोस्तों इनको क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है भैया, ये ध्यान रखेंगे। तो किससे संबंधित है, शोभना नारायण, शोभना नारायण, कथक से संबंधित है शोभना नारायण, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है, तो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की सीटों से संबंधित है दोस्तों, 130, आर्टिकल 130,
अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीटों से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में भारत के संघीय न्यायालय के रूप में कब हुई थी? 1937 में भारत के संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी दोस्तों, लेकिन 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हुई थी। तो 28 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछता है कोई कि बताइए भैया कि हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। आगे देखते हैं, गजनी के सुल्तान महमूद ने, गजनी का सुल्तान कौन था? महमूद। तो महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी आपने सुना होगा, है नहीं? तो गजनी ने जो किया था आक्रमण किस पे किया था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में। और आप लोगों को खूब पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर पर गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। तो कब किया था दोस्तों? तो 1025 ईस्वी में क्या था? मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान का शासक था। तो अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गजनी या मोहम्मद कह रहा हूं, महमूद, ठीक है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी बाद में आएगा, गजनी बाद, मोहम्मद गजनी बाद में आएगा। तो महमूद कौन है दोस्तों? ये मोहम्मद नहीं है, महमूद गजनी। तो महमूद गजनी अफगानिस्तान का शासक था। लूटे गए सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था दोस्तों? देखो ये भी ध्यान रखना, लूटे गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण मालवा के परमार राजा, एक मालवा क्षेत्र के परमार राजा थे भोज। तो भोज और अनहिल लावड़ा, कौन थे दोस्तों? अनहिल लावड़ा ने सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने, किसने? तो परमार राजा भोज और अनहिल लावड़ा के सोलंकी राजा, अनहिल लावड़ा कौन क्षेत्र के? अनहिल लावड़ा के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 इन्होंने कराया था। परमार राजा भोज ने 1026 में, और इन्होंने कराया था 1042 में। इसके बीच में इन्होंने काम कराया, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहां दोस्तों? देखो कुछ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात भारत में है, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर में किसकी पूजा होती है? किसके नाम से प्रसिद्ध है? ये भगवान शिव का मंदिर है सोमनाथ मंदिर। नाथ से ध्यान रखेंगे, नाथ है नी, नाथ हो गए नाथ, शिव है नी। तो जगन्नाथपुरी मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर है? उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर है? उड़ीसा। और जगन्नाथपुरी जो मंदिर है दोस्तों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का मंदिर है। कौन सा? जगन्नाथपुरी मंदिर। यमुनोत्री मंदिर कहां है दोस्तों? यमुनोत्री उत्तराखंड। कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड। और देवी यमुना, यमुनोत्री यमुना के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पर? यमुनोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री आपने सुना होगा, है नहीं? गंगोत्री यमुनोत्री। तो कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड में है। लिंगराज मंदिर कहां पर है दोस्तों? लिंगराज मंदिर ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर कहां पर? ओडिशा में। और शिव जी और विष्णु का मंदिर है। शिव और विष्णु का मंदिर है। एस अगेंस्ट ओड्स एस अगेंस्ट ओड्स डैश की आत्मकथा है। तो एस अगेंस्ट ओड्स, ध्यान रखेंगे, एस अगेंस्ट ओड्स, एस अगेंस्ट ओस्ट, एस अगेंस्ट ओड्स। तो किसके दोस्तों? सानिया मिर्जा की है, लेटेस्ट में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता। कैपिलरी फील्ड फाउंट पेन, कैपिलरी फील्ड फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंट पेन का आविष्कार किसने किया था? सीधी भाषा में अगर बात करते हैं तो L.E. वॉटरमैन, L.E. वॉटरमैन, L.E. वॉटरमैन। इसको याद रख सकते हैं। जैसे फाउंट पेन में इंक क्या होती है? गीली बिल्कुल ऐसी होती है ना, मतलब भरी हुई होती है फाउंट पेन में इंक, लिक्विड फॉर्म में, पानी की फॉर्म में। तो वाटर मींस क्या होता है? पानी। तो पानी की फॉर्म में वाटरमैन, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कैपिलरी फील्ड फाउंट पेन का यूज किया था, मतलब प्रयोग किया था, आविष्कार किया था L.E. वॉटरमैन ने। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान किसमें दोस्तों? मोलिंग अरुणाचल प्रदेश। हमारे देश का पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहां पर है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या योग के अनुसार, 2011 की जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या योग
टोटल जनसंख्या के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या, जो भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या बच्चों में, ग्रामीण बाल किसका दोस्तों, पहले पूरे टोटल जनसंख्या होगी, उसमें भी ग्रामीण और ग्रामीण में भी बाल में पहले बाल, फिर बाल में भी बाल ग्रामीण, है नहीं। तो देखो भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो गांवों में कितने बच्चे हैं 2011 के अनुसार, तो 74.05% बच्चे गांवों में है। ध्यान रखेंगे। पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों, 1872, 1872 दिमाग में बैठा लो, पहली जनगणना हुई थी 1872 में। पहली पूर्ण जनगणना की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो पूर्ण जनगणना अगर पूछता है 1881, और दोस्तों अगर पहली जनगणना पूछता है तो 1872, और पूर्ण पूछता है तो 1881 में दोस्तों हुई थी। बाबर ने 1529 में डैश के युद्ध में महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। तो बाबर ने 1529 में किस किस को दोस्तों, महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस तरह भारत में मुगल शासन की स्थापना थी। तो कहां पर दोस्तों, घाघरा के युद्ध में। कौन से युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। घाघरा नदी के तट पर दोस्तों यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसे कहते हैं घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसको, महमूद लोदी को और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था, ध्यान रखेंगे। भारत में मुगल शासन की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो मुगल शासन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बाबर ने की थी, और कद की थी, 1526 ईस्वी में की थी, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है दोस्तों। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किसकी है, तुर्की में बाबर की आत्मकथा है। तो पहली बात तो ये तुजुक ए बाबरी किसकी है भाई साहब, बाबर की है, और किस भाषा में है, तुर्की भाषा में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1926, ठीक है। देखो 1926 में कब हुई थी, सॉरी 1526 में, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को, किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, यही पूछ सकता है भाई, किस किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी दोस्तों। और कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। और भैया 1527 में खानवा में, नहीं कहा गया ये, हाँ 1526, और आगरा को इसने भैया क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था, आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अगर आगे बात करता हूं, 1527 में खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। तो 1527 में कहा दोस्तों, मेवाड़ के राणा सांगा, उसे कहते हैं खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। अगर आपसे पूछे कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे, है नहीं। और घाघरा का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों किस किस के बीच हुआ था, आपको पता ही है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये युद्ध याद रखेंगे, पूछ लेता है। 1930 में आगरा में इसकी मृत्यु होगी दोस्तों, ठीक है। जहीर उद्दीन मोहम्मद, जहीर उद्दीन मोहम्मद, तो वरलास जनजाति से था ये। इसका नाम असली क्या था, जहीर उद्दीन मोहम्मद, जहीर उद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। नाम क्या था इसका, जहीर उद्दीन मोहम्मद। बाबर का असली नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद, और बरलास जनजाति से था। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब बता दीजिए बाबर किस जनजाति से था, तो बाबर बरलास जनजाति से था। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, भाई देखो जब प्रथम की बात आ जाती है तो चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रथम भारतीय संगीतकार कौन है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है दोस्तों भारतीय संगीतकार, ठीक है, जिन्होंने रेमन मैगसेसे पुरस्कार इन्होंने जीता है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता है, एम एन सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी। तो मदुरै तमिलनाडु की रहने वाली है। कहां पे रहती है, मदुरै तमिलनाडु की है ये दोस्तों। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है, पूछ सकता है दोस्तों। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा दोस्तों ली गई है कहां से, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है, रूस के संविधान से ली गई है। अगर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या अदिश राशि है, तो अदिश राशि क्या है, देखो चार ऑप्शन दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र नहीं भाई साहब,
दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विद्युत क्षेत्र नहीं भाई साहब, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन नहीं भाई साहब, क्यों? विस्थापन और विस्थापन नहीं, सदिश राशि है तो क्या क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों होंगे। जबकि शक्ति में दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते। अदिश राशियां देख ले दोस्तों, कौन कौन सी होती है, ध्यान रखेंगे। तापमान, द्रव्यमान, ऊर्जा, दूरी, गति, घनत्व और शक्ति। तो शक्ति, घनत्व, डेंसिटी, डिस्टेंस हो गया, स्पीड, तापमान, टेम्परेचर, मास और एनर्जी पावर, है नी। तो ये ध्यान रखेंगे। ये भैया अदिश राशियां हैं, इनमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं। सदिश राशियां दोस्तों कौन कौन सी हैं, जिसमें विस्थापन हो गया दोस्तों, त्वरण हो गया, बल, संवेग, भार, प्रकाश का वेग और गुरुत्व क्षेत्र। ये क्या है दोस्तों, ये सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां दोस्तों, ये सदिश राशियां। न्यूटन गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण क्या है दोस्तों, कार दुर्घटना, आपको पता है, दहाड़ देसी, ठीक है, एकदम कार ठुकती है ना एकदम अचानक में, तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कोई खिलाड़ी है अगर कैच लेता है तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे करता है, तो वो भी क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम है, ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया आपको तीसरा पता ही है। और पहला रूल पता है आपको, पहला रूल क्या होता है बताइए। कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक कौन सा है दोस्तों, फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित इसे हैलोजन कहा जाता है। तो आवर्त सारणी 17, जो आवर्त सारणी का जो भैया समूह 17, अगर आवर्त सारणी के समूह 17 की बात करते हैं, समूह 17 में जितने आते हैं वो हैलोजेंस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाते हैं वो, हैलोजेंस कहलाते हैं। तो फ्लोरीन क्या है दोस्तों, हैलोजन भी है और विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक का घटता क्रम, देखो विद्युत ऋणात्मकता घटता क्रम सबसे ज्यादा किसमें होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा लोहे में, एफ नहीं, लोहा नहीं है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो क्या है, FCl, Bri। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोल होते हैं। तो दोस्तों 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोल होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा नहीं, आप सम पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि AWTPO के लिए भाई साहब और मिनिस्ट्रियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, फॉर्मूला वगैरह देख लेना, 0.37, ठीक है, 0.37 12 ग्राम ऑक्सीजन मोल में जो दोस्तों मोल होते हैं, है नी। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाशमिति मतलब फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है, तो कैंडेला। तो प्रकाश की तीव्रता आपने दोस्तों सुना होगा, प्रकाश तीव्रता नापते हैं कैंडेला में, है नी। तो प्रकाशमिति, फोटोमेट्री, तो प्रकाशमिति का मात्रक क्या है दोस्तों, कैंडेला। तो मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, कैंडेला। कई चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किए जाने वाले पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व टेक्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह में पाए जाते हैं दोस्तों, तो समूह 7 में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या है, कई चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किए जाने वाले, किसमें उपयोग किए जाते हैं, चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किए जाने वाले पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व टेक्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह में पाए जाते हैं, तो समूह 7 में पाए जाते हैं टेक्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, तो ऊष्मा का सुचालक मतलब जो सही चल जाए, कुचालक जो रोक दे। तो ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक, मतलब ऊष्मा तो प्रवाहित हो सकती है लेकिन विद्युत उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती। तो क्या है दोस्तों, अभ्रक। कितना क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अभ्रक, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, कितना आसान क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो आयतन कम होता है, क्योंकि जब पानी जमता है तो आयतन बढ़ता है और बर्फ पिघलेगी तो आयतन कम होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह फैलने के बजाय लगातार सिकुड़ता है, ध्यान रखना। जब 0 से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पानी फैलेगा नहीं, सिकुड़ता है पहले, ठीक है। लेकिन ठंडा करने पर
अगर 4 डिग्री से 0 डिग्री हम ठंडा करते हैं तो इसके विपरीत होता है, तो क्या होगा दोस्तों, फैलेगा। अगर हम ठंडा करेंगे 4 डिग्री से 0 डिग्री आएंगे तो भैया फैलेगा, और 0 से 4 डिग्री हम गर्म करते हैं तो दोस्तों सिकुड़ता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंपाउंड जिंक ऑक्साइड, कंपाउंड जिंक ऑक्साइड ZnO को क्या कहा जाता है दोस्तों, फिलोरोसल्फर, फिलोसोफर, फिलोसोफर, फिलोसोफर का ऊन क्या कहते हैं, कंपाउंड जिंक ऑक्साइड, कंपाउंड जिंक ऑक्साइड ZnO दोस्तों, ZnO को क्या कहा जाता है, फ्लोरोसफर का ऊन, फ्लोसोफर का ऊन। द्रव्यमान M और लंबाई L की एक पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण धुरी के लंबवत अक्ष और इसके केंद्र से गुजरने पर डैश होता है। तो द्रव्यमान M, द्रव्यमान कितना M, लंबाई L की पतली छड़ का जड़त्व, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण धुरी के लंबवत अक्ष और इसके केंद्र से गुजरने पर होता है दोस्तों ml²/12। ध्यान रखेंगे ml²/12, ठीक है, द्रव्यमान M और लंबाई की एक पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। ध्यान रखेंगे। कौन सा विष है जो किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो कौन सा विष है जो किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दोस्तों ये एक विष है जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड डैश होता है, तो प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय होता है, ध्यान रखेंगे। प्रिंट के दौरान नॉन इंपैक्ट वाले प्रिंटर, कौन से दोस्तों, प्रिंट के दौरान नॉन इंपैक्ट वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं दोस्तों, पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी, किसका दोस्तों, रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं, या तो रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों, तो डॉट मैट्रिक्स जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं था। 3 ऑप्शन होंगे इसमें जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होंगे, जैसे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, जैसे लेजर, लेजर क्या करना है, क्या उससे टच होता है, नहीं होता है। लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर कैसे हैं दोस्तों, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं। देखो दोस्तों एक और है डेस्क जेट प्रिंटर, डेस्क जेट प्रिंटर कौन से होते हैं, डेस्क जेट प्रिंटर का सबसे आम प्रकार थर्मल इंकजेट तकनीकी का उपयोग करता है, जो कि स्याही की छोटी बूंदों को गर्म करता है और उन्हें कागज पर छिड़कता है। इसे कहते हैं डेस्क जेट प्रिंटिंग, ठीक है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए डैश ने कंप्यूटर डिजाइन में वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया। तो सबसे प्रथम श्रेणी में था वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी में क्या दोस्तों, ट्रांजिस्टर, और तीसरी में क्या आया था, आप लोग बताएंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहली पीढ़ी 1946 से 1959। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब विकसित हुई थी दोस्तों, 1946 1959, तो 1946 से 1959 वैक्यूम ट्यूब आधारित था। कैसा था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब आधारित। दूसरी पीढ़ी में आगा ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी में क्या आएगा, ट्रांजिस्टर 1959 से 1965, ठीक है, 1946 से 1959, 1959 से 1965। और तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट आ गया, ठीक है, चिप आ गई, चिप लगनी शुरू हो गई दोस्तों, तो 1965 से 1971। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में चिप और चौथे में VLSI माइक्रो प्रोसेसर। और दोस्तों पांचवी पीढ़ी में क्या आ गया, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो VLSI चौथे में, ULSI पांचवी में, ठीक है। अब तक जो चल रहा है, अब जो दोस्तों चल रही है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हम यूज करते हैं, लेटेस्ट अगर हम यूज करेंगे तो। कौन सी मेमोरी ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करती है, तो कौन सी मेमोरी है जो ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करती है दोस्तों, तो हाई डिस्क। कौन सी करती है दोस्तों, हाई डिस्क। ये हो गया खत्म, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट वगैरह कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।